हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। इसमें हम पढ़ेंगे आज एनसीईआरटी लैंड वाइल्ड डिटेल एक्सप्लेनेशन और सारे पॉइंटों को कवर करते हुए 100%। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर एक बार समझ में ना आए, वीडियो को दोबारा देखें। सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोर देन सफिशियंट। लास्ट तक देखें। ओके। हेलो दोस्तों, आज का अपना चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या क्या है अपना को, वो देखते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक हमको पढ़ना है वो पढ़ना है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होती है सबसे पहले ये समझना है। नंबर 2 एम फेज। एम फेज क्या होती है सेल साइकिल के अंदर, ये समझना है। और माइटोसिस के सिग्निफिकेंस को समझना है। मियोसिस समझना है और मियोसिस के सिग्निफिकेंस को समझना है। इन 5 टॉपिक को इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। Are you aware that all organisms, even the largest, start their life cycle from a single cell? जैसे कि आप सभी जानते होंगे, एक छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े ऑर्गेनिज्म तक की लाइफ साइकिल एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है। छोटे से लेकर बड़े ऑर्गेनिज्म तक एक सिंगल सेल से ही बने होते हैं। सिंगल सेल ही मल्टीप्लाई करती है, मिलियंस ऑफ सेल बनाती है और उनकी पूरी बॉडी बनाती है। ठीक है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, पूरी बॉडी, छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े ऑर्गेनिज्म तक। यू मे वंडर हाउ ए सिंगल सेल दीज गोज टू ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। और ये बात सुनकर आपको आश्चर्यचकित होगा कि एक सिंगल सेल इतने बड़े ऑर्गेनिज्म को कैसे बना देती है। सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती हैं, उन सेल की खासियत है रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। ये दो सेल की खासियत है, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो सेल पाई जाती हैं, उन सभी सेलों की खासियत होती है रिप्रोडक्शन करना एंड ग्रोथ करना। All cells reproduce by dividing into two, which each parental cell giving rise to daughter cell each time they divide। जो पेरेंटल सेल होती है हर एक बार में डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल देती है। एक सेल से 2 सेल बनती है डिवीजन के टाइम। ये बताया हमको एनसीईआरटी ने इस लाइन में कि ईच पेरेंटल सेल गिव राइज 2 डॉटर सेल। हर एक पेरेंटल सेल से डिवीजन के बाद 2 डॉटर सेल हमको मिलती हैं। दीज नेवली फॉर्म डॉटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड, giving rise to nape cell population that is formed by the growth and dividing of single parental cell and its progeny। और ये जो नई सेल मिलती है किसी पेरेंटल सेल से, मतलब डिवीजन हुई पेरेंटल सेल में, डिवीजन होने के बाद 2 डॉटर सेल मिली। अब उन डॉटर सेल में भी डिवीजन होगा और उनसे भी डिवीजन होगा। ऐसे ही सेल के अंदर डिवीजन होता रहेगा और एक नेप सेल की, एक नई सेल की पॉपुलेशन बनेगी ऐसी, इसी टाइप के ग्रोथ एंड डिवीजन से। और उसकी प्रोजनी भी ग्रोथ करेंगी, उसकी पेरेंटल सेल भी ग्रोथ करेंगी। तो इसी तरीके से ग्रोथ करते करते एक सेल का एक मतलब पॉपुलेशन बन जाएगी, बहुत सारी सेल बन जाएगी। इन द अदर वर्ड्स सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ टू सिंगल सेल टू फॉर्म स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग मिलियंस ऑफ सेल। या हम दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ऐसी साइकिल होती है जो ग्रोथ की एंड डिवीजन की, एक सिंगल सेल से ही एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है मिलियंस ऑफ सेल का। ठीक, इतना समझ में आया इस पैराग्राफ में। अब देखते हैं इस पैराग्राफ में हमने समझा क्या। सबसे पहले हमने समझा कि एक छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़ा ऑर्गेनिज्म तक सिंगल सेल से बना होता है। जब आप इस बात को सोचेंगे तो आपको आश्चर्यचकित, मतलब हैरानी होगी कि एक सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है। और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है उनकी 2 मतलब खासियत होती है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक, और ऑल लिविंग सेल
कि जो पेरेंटल सेल होती हैं वो पेरेंटल सेल डिवाइड करती हैं, डॉटर सेल देती हैं, डॉटर सेल में और डिवीजन होता है, ऐसे डिवीजन होते होते डिवाइड करती हैं, ग्रोथ करती हैं, एक सेल नेम सेल पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर में मिलियंस ऑफ सेल होती हैं। ठीक, इतनी बात हमने इस पैराग्राफ इस सेल के सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सीखी। अब बढ़ते हैं आगे अपना नेक्स्ट। अब पढ़ना है अपना को सेल साइकिल। अब समझना सेल साइकिल क्या होती है। जैसे कि मैंने बताया 5 टॉपिक के अंदर सेल साइकिल आ रही है, उनको भी पढ़ना है। अब सेल साइकिल सबसे पहला टॉपिक है, इसे समझना है बहुत अच्छे से। सेल डिवीजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन सभी के अंदर, उनकी सेल के अंदर डिवीजन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। उसी से ग्रोथ होगी, उसी से रिप्रोडक्शन होगा ऑर्गेनिज्म के अंदर। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, सेल डिवीजन के दौरान, जिस टाइम डिवीजन होता है सेल के अंदर, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। उसी के साथ साथ सेल की ग्रोथ होती है डिवीजन के टाइम, और उसमें डीएनए भी रेप्लिकेशन करता है, उसका अमाउंट डबल होता है। ठीक, ऑल दिस प्रोसेस, ये सभी प्रोसेस कौन कौन सी, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, हेंस हैव टू take place in coordinate way ensure correct division and formation of progeny cell containing intact genome। और ये सभी प्रोसेस हैं, जैसे सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, ये सभी प्रोसेस कोऑर्डिनेट वे से मतलब एक साथ में होती हैं। अब इसे कहते हैं हम करेक्ट डिवीजन। और इससे जो प्रोजेनी सेल बनती है उनके अंदर इंटैक्ट जीनोम होता है। इंटैक्ट जीनोम का मतलब जो पेरेंटल सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है वही इनकी प्रोजेनी सेल में भी जेनेटिक मटेरियल वही होगा। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट वाई विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम synthesis the other constitute of the cell and eventually divide into 2 daughter cell in term cell cycle। अब जो मतलब ये सीक्वेंस, ये ऑर्डर था, मतलब ये क्रम था, इसके अंदर जीनोम होता है जो जेनेटिक मटेरियल, वो भी डुप्लीकेट करेगा, उसके अंदर डबल अमाउंट होगा उसका 2 सेल में डिवाइड होने के लिए। और जो सेल के अदर कंस्टिट्यूट मतलब जिन चीज़ों से मिलकर सेल बनी होती है सेल ऑर्गेनिज्म, वो सभी भी इवेंचुअली डिवाइड करेंगे, एक साथ डिवाइड करेंगे 2 डॉटर सेल में। ठीक, इन सभी का अमाउंट डबल होगा, मतलब जीनोम का और सिंथेसिस कंस्टिट्यूट जिनसे सेल मिलकर बनी होती है उन सभी का अमाउंट डबल होगा और 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक, और वो 2 डॉटर सेल क्या कहलाएंगी, डॉटर सेल कहलाएंगी। ठीक, पेरेंटल सेल से जो डिवाइड होगी उससे 2 डॉटर सेल बनेंगी। इस टर्म को हमने क्या नाम दिया, सेल साइकिल। आल्थ्रो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब जो सेल ग्रोथ होती है उस समय जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है वो लगातार होता रहता है। ठीक, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज मतलब सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म लिक्विड द्रव पाया जाता है, जैसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। वो साइटोप्लाज्म लगातार इंक्रीज करता है और जो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक पर्टिकुलर स्टेज में ही रेप्लिकेट या अपना अमाउंट को डबल करता है। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। जैसे कि बताया मैंने, जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो एक स्पेसिफिक मतलब ओनली एक स्पेसिफिक स्टेज होती है सेल साइकिल की, उसी के अंदर डबल करता है, मतलब सिंथेसिस होता है। ठीक, द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई बाय कम्प्लीट सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल्स डिवीजन। जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ, डीएनए का अमाउंट डबल हुआ, अब ये सेल डिवीजन के दौरान ये सभी जो ऊपर हमने पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा था, जो सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स इवेंट्स हुए ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान, इसी समय पर जो डॉटर न्यूक्लियाई होंगी उन डॉटर न्यूक्लियाई में पेरेंटल सेल से उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आएगा। ठीक, डॉटर न्यूक्लियाई में
आएगा, जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे उनमें जो जेनेटिक मटेरियल रिप्लिकेट होगा पेरेंटल सेल में वो आ जाएगा सेम। मतलब अभी पढ़ा है इंटैक्ट जीनोम, मतलब जो पेरेंटल सेल में होगा वही डॉटर न्यूक्लियाई में आएगा। ठीक, दीज इवेंट आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। और ये सभी घटनाएं होती हैं जो सेल डिवीजन की, ये सभी जेनेटिक कंट्रोल में होती हैं। ठीक, सेल के जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके कंट्रोल में होती है। अब हमने क्या सीखा इस पैराग्राम में, जो डिवीजन होता है सेल डिवीजन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाती है सेल की सेल डिवीजन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और सेल डिवीजन के दौरान डीएनए रेप्लिकेट करता है और सेल ग्रोथ होती है एक साथ। ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, ये सब एक कोऑर्डिनेट वे से मतलब एक साथ होती हैं। और जो पेरेंटल सेल में जीनोम पाया जाता है वही उसकी डॉटर न्यूक्लियाई में जीनोम पाया जाएगा, जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। ठीक, ये हमने पढ़ा। और इसी टर्म को हमने क्या किया, सेल साइकिल। और मतलब जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है सेल से सेल डिवीजन के दौरान वो तो लगातार होता है, और डीएनए एक पर्टिकुलर स्टेज में ही अपने आप को डुप्लीकेट मतलब रेप्लिकेट करता है, अपना अमाउंट डबल करता है। ठीक, इतनी बात को हमने इस सेल साइकिल पैराग्राफ में सीखा। अब अपने आगे बढ़ते हैं। अब समझना है फेज ऑफ सेल साइकिल को, समझना है फेज ऑफ सेल साइकिल। और फेज ऑफ सेल साइकिल स्टार्ट करते हैं। फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक, ए टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इल्यूस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। जब हमने ह्यूमन सेल की एक कल्चर में मतलब व्याख्या उसको समझा, यूकैरियोटिक सेल होती है ह्यूमन। ठीक, उसको जब हमने सेल उसकी सेल साइकिल को जब समझा तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये देखते हैं कि दी सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। मतलब ये सेल होती है ह्यूमन की, जो यूकैरियोटिक सेल होती है, जो हमने कल्चर में देखा, इसको लैब में देखा जैसे, तो हमें क्या हमने ऑब्जर्व किया कि ये सेल अप्रोक्सीमेटली लगभग 24 घंटे में डिवीजन करती है। ठीक, however this duration of cell cycle can vary from organism to organism एंड आल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। और ये सेल साइकिल की जो डिवीजन का होता है ड्यूरेशन, मतलब सेल डिवीजन का जो टाइम होता है, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग हो सकता है और सेल टाइप टू सेल टाइप भी अलग अलग हो सकता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं फेज ऑफ सेल साइकिल में। पहला ह्यूमन की सेल का दे रखा है, अब दूसरा दे रखा है ईस्ट का। ठीक, ईस्ट कितने टाइम में डिवाइड करती है, 90 मिनट्स में डिवाइड करती है। ठीक, कैन प्रोग्रेसेस थ्रू द सेल साइकिल ओनली अबाउट 90 मिनट्स। ठीक, और जो ह्यूमन की सेल थी वो कितने में डिवाइड कर रही, 24 आवर्स में। अब ईस्ट 90 मिनट्स में, जैसे कि बताया था कि सेल टू सेल जो ड्यूरेशन है वेरी कर सकती है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी कर सकती है। इसीलिए एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल भी दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक, द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस में। अब सेल साइकिल को हमने 2 फेज में डिवाइड कर दिया। ठीक, सबसे पहली इंटरफेज और दूसरी एम फेज, जिसे माइटोसिस फेज भी कहते हैं। अब समझते हैं इंटरफेज क्या है और एम फेज माइटोसिस फेज क्या है। ठीक, जो डायग्राम दे रखा है अपना को, ये वाला दिख रहा है आपका डायग्राम, ये जो डायग्राम दे रखा है इसके अंदर ये G1 है, ये G1 है, ये S है और ये G2 है। इस सभी को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी इसको जानते हैं इंटरफेज, इसको जानते हैं इंटरफेस के नाम से। और ये वाली दे रखी है, जो ये वाली दे रखी इतनी, ये है एम फेज। ठीक, समझ में आया। अब एम फेज के अंदर क्या क्या है, प्रोफेज है, दूसरी मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है और साइटोकाइनेसिस है। ठीक, और ये फेज रखी है जी नॉट फेज, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। जी नॉट फेज एक स्टेज होती है सेल की। ठीक, अब क्या क्या ध्यान रखना है कि इंटरफेज के अंदर 3 फेज पाई जाती हैं, G1 फेज,
एस फेज और G2 फेज, ठीक। और जो एम फेज है उसमें कौन कौन सी पाई जाती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ठीक। अब कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें वो देखते हैं। ये रही अपनी एम फेज और ये है इंटरफेज, ठीक। इतनी इसके अंदर पाई जाती है, इंटरफेज के अंदर G1 फेज। तो जो G1 फेज होती है वो किसके बीच में पाई जाती है, किसके बिटवीन पाई जाती है? ये एम फेज और एस फेज। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, ठीक। ये भी हम उसमें पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की थ्योरी में पढ़ेंगे। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि आपको डायग्राम से क्लियर कर दूं, जिससे एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आ पाए कि जो G1 फेज है वो एम फेज एंड एस फेज के बीच में पाई जा रही है, और जो एस फेज है वो G1 और G2 फेज के बीच में पाई जा रही है, ठीक। और जो G2 फेज है वो एस फेज और एम फेज के बीच में पाई जा रही है, ठीक। समझ में आया इतनी बात? और इंटरफेज टू सक्सेसिव एम फेज के बीच में पाई जा रही है, ठीक। जो पूरी इंटरफेज है इतनी, वो टू सक्सेसिव एम फेज के बीच में पाई जा रही है। एम फेज यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इधर फिनिश हो रही है, यहाँ से मतलब स्टार्ट और इधर फिनिश हो रही है, ठीक। ये साइटोकाइनेसिस है। और ये जो फेजेस दे रखी हैं ये कैरियोकाइनेसिस है, ठीक। और जो इंटरफेज है इसे रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इंटरफेज में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है डिवीजन का। इसमें मतलब बहुत कम टाइम लगता है एम फेज में, ठीक। अब इन्हीं बातों को डिटेल में एनसीईआरटी की थ्योरी में समझते हैं, ठीक। एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द actual cell division or mitosis occurs and the interphase represent the phase between two successive M phase। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो इंटरफेज है टू सक्सेसिव एम फेज के बीच में पाई जाएगी, ठीक। जैसे कि मैंने बताया था डायग्राम में, एम फेज के स्टार्टिंग से लेकर और एम फेज के लास्ट तक क्या पाई जा रही है? इंटरफेज। और जो एम फेज है उसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या होता है? माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। जैसे अगर 2n पोलाइडी है तो डिवीजन के बाद भी अगर यहाँ माइटोसिस करा दी हमने, ठीक, तो यहाँ भी 2n ही पोलाइडी रहेगी, ठीक। अगर यहाँ मियोसिस करा दी तब मियोसिस के बाद जो 2n पोलैरिटी है वो n हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन और माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होती है, इसलिए हमने इसको एक्चुअल सेल डिवीजन कहा है, ठीक है। और माइटोसिस को ही एम फेज भी कहते हैं। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ एन ह्यूमन सेल की सेल डिवीजन प्रॉपर लेस्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर्स। जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात ये है कि जो सेल ड्यूरेशन है, जैसे कि पहले देखी थी हमने कि ह्यूमन की सेल है, जब उसको हमने एक कल्चर में देखा तो उसे डिवाइड होने 24 घंटे लग रहे थे, ठीक, 24 आवर्स लग रहे थे। तो उसमें ओनली एन आवर्स मतलब अबाउट लगभग 1 घंटा ही एम फेज में लगता है, बाकी सारा टाइम किस में लगता है? इंटरफेज में, ठीक। देन इंटरफेज एटलीस्ट मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि 95% और मोर देन 95% से भी ज़्यादा टाइम इंटरफेज में लगता है, ठीक। और एन आवर्स मतलब लगभग 1 घंटा एम फेज में लगता है, ठीक। क्लियर? द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। जो एम फेज है इसमें होता है न्यूक्लियर डिवीजन। जैसे कभी मैंने बताया कि एम फेज में न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इसकी एम फेज की कितनी फेज है? प्रो, मेटा, एना और टीलोफेज। एम फेज के बाद आती है मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और न्यूक्लियर का डिवीजन होता है उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक। पहले आता है कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस, ठीक। करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम कल कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक। न्यूक्लियर डिवीजन जब सेपरेशन हो जाता है
मतलब डॉटर क्रोमोसोम में, इसे कहते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। जैसे पेरेंटल सेल से डिवीजन हुआ उसकी जेनेटिक मटेरियल में, और जो जेनेटिक मटेरियल था वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई में बट गया। तो वो जो जेनेटिक मटेरियल बटा 2 डॉटर न्यूक्लियाई में, जेनेटिक मटेरियल के बढ़ने को मतलब अलग अलग भाग में बढ़ने को, न्यूक्लियर के डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक, यूजुअली एंड्स विथ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा सेल के अंदर, जैसे ऐसे कोई सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो हमने जो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, जो न्यूक्लियर का डिवीजन हुआ, उसे हमने कह दिया कैरियोकाइनेसिस। ठीक, अब जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा जी, अब जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, इस साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, क्लियर। द इंटरफेज थ्रो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। और जो इंटरफेज पड़ी थी जिसकी 3 फेजेस थी, G1 S G2, इस इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक, रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in orderly manner। और जो इस टाइम पर, इस दौरान जो सेल के अंदर डिवीजन होता है, इसके अंदर दोनों सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन एक ऑर्डरली मैनर मतलब एक क्रम से होते हैं। ठीक, डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ एक ऑर्डरली मतलब एक क्रम से होते हैं। ठीक, क्लियर। द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस। कितनी? 3 फर्दर फेजेस में कौन डिवाइड हुआ? इंटरफेज। ठीक, अब कौन कौन सी फेज में डिवाइड हुआ, अब ये देखते हैं। सबसे पहली कौन सी है? पहली है G1 फेज। अब G1 फेज को ही हम कहते हैं गैप 1। अब दूसरी है एस फेज। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एस फेज को हम सिंथेसिस फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब दूसरी कौन सी है? दूसरी है G2 फेज, और G2 फेज को हम गैप 2 के नाम से जानते हैं। ठीक, अपना आगे बढ़ते हैं। अब इन फेजेस के बारे में डिटेल में जानते हैं कि क्या बताया हमको एनसीईआरटी ने। ठीक, G1 phase correspond to interval between mitosis and the initiation of DNA replication। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में क्लियर बताया, जो माइटोसिस एम फेज, क्या बताया कि G1 फेज करस्पॉन्डिंग टू द इंटरवल बिटवीन, कि G1 फेज किसके बीच में पाई जाती है? माइटोसिस मतलब एम फेज, और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? सिंथेसिस फेज किसे कहते हैं? एस फेज को। तो G1 फेज किसके बीच में पाई गई? एम फेज एंड G1 मतलब एस फेज, सिंथेसिस फेज। ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, उसके बीच में कौन सी फेज पाएगी? G1 फेज, जैसे कि अभी डायग्राम से भी मैंने समझाया था आपको। ठीक, ड्यूरिंग G1 फेज के दौरान द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट्स डीएनए। मतलब जो G1 फेज होती है उस दौरान सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती है और कंटिन्यूसली ग्रो भी करती है, लेकिन उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो रेप्लिकेट नहीं करता। वो केवल एक स्पेसिफिक स्टेज में ही रेप्लिकेट करता है, जिसे एस फेज या सिंथेसिस फेज के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, क्लियर। एस फेज और सिंथेसिस फेज मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेट टेक प्लेस। कि मतलब जो एस फेज और सिंथेसिस फेज है वही दिखाती है डीएनए का रेप्लिकेशन, और उसी के अंदर डीएनए सिंथेसिस होता है। ठीक, ड्यूरिंग दिस टाइम अबाउट मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है पर सेल डबल हो जाता है। ठीक, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। ठीक, मतलब अगर G1 में डीएनए का अमाउंट 2C है और फिर वो 4C हो जाएगा एस फेज में, और G2 में भी एस मतलब 4C रहेगा। ठीक, तो अमाउंट डीएनए का डबल हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम
सेम रहेगा, ठीक। क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होगा, 2n ही रहेगा, ठीक। और जो अमाउंट होगा वो एस फेज में डबल हो जाएगा, 2c से 4c, 4c से 8c, ऐसे डबल होगा, ठीक। If the initial amount of DNA is denoted as 2n, then increase it टू 4c। जैसे इनिशियल अमाउंट अगर 2c है, जैसे बताया मैंने आपको पहले अभी बताया था, और वो इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 4c, ठीक। लेकिन देर इज नो इंक्रीज द क्रोमोसोम नंबर, लेकिन इसका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो इंक्रीज नहीं होगा, ठीक। वो सेम ही रहेगा, केवल अमाउंट ऑफ डीएनए ही डबल होगा, ठीक। इफ द सेल है डुप्लीकेट, इफ यदि सेल, अगर सेल का नंबर डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है तो नंबर उसका सेम ही रहेगा, ठीक। डिप्लॉयड तो है तो डिप्लॉयड ही रहेगी, हैप्लॉयड है तो हैप्लॉयड ही रहेगी, ठीक है। और 2n तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 इवन आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन एज सेम 2n, तो एस फेज के बाद भी उसका क्रोमोसोम नंबर ही सेम रहेगा, ठीक। इन एनिमल सेल में ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेट बीइंग इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। और जो एनिमल सेल होती है उसमें डीएनए का जो एस फेज होती है इंटरफेज की, उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है उसके न्यूक्लियस में ही, और जो सेंट्रियोल होता है वो कहाँ डुप्लीकेट होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बात है, जो एनिमल सेल होती है जो साइटोप्लाज्म में उसके डीएनए डुप्लीकेट होता है, ठीक। और जो मतलब सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है उसके साइटोप्लाज्म में, ठीक। और जो डीएनए रेप्लिकेट होता है वो स्टार्ट हो जाता है न्यूक्लियस में ही, ठीक। ड्यूरिंग द G2 phase, protein are synthesized in preparing for mitosis while the cell growth continues। और जो G2 फेज में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो किसके लिए तैयार होती है, माइटोसिस के लिए। माइटोसिस की तैयारी होती है G2 फेज में, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है माइटोसिस के लिए, और लेकिन जो सेल ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, ठीक। अब हमने क्या सीखा इसमें, बहुत आराम से समझते हैं कि क्या सीखा हमने। अब मैं आपको बहुत आसानी से बताता हूँ इस पैराग्राफ में हमने क्या सीखा है, बहुत इजी वे में। जैसे G1 फेज होती है सेल की, इंटर फेज की 3 फेज होती हैं, G1 S G2। तो जो G1 फेज होती है वो एम फेज एंड एस फेज के बीच में पाई जाती है, ठीक। और वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, कंटिन्यूस उसमें ग्रोथ होती है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेट नहीं होता है। डीएनए केवल एक स्पेसिफिक स्टेज में अपने अमाउंट को डबल करता है, जैसे एस फेज कहते हैं, ठीक। और जो एस फेज होती है उसमें अमाउंट डबल होता है, ठीक। और क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ठीक। इतनी बात हमने इस पैराग्राफ में समझी। और आगे जो एनिमल सेल होती है उसमें जो डीएनए रेप्लिकेट स्टार्ट हो जाता है उसके न्यूक्लियस में, और सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है उसके साइटोप्लाज्म में, ठीक। और G2 फेज में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो किसकी प्रिपरेशन की जाती है, माइटोसिस के लिए, ठीक। और सेल ग्रोथ कंटिन्यूस चलती रहती है। इतना समझ में आया, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, ठीक। इतना क्लियर है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादातर बनते हैं। जैसे सम सेल इन अडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। जैसे कुछ अडल्ट एनिमल्स में ऐसी सेल होती हैं जो डिवीजन नहीं कर सकती हैं, जैसे हार्ट सेल है, ठीक। हार्ट की सेल ऐसी होती हैं जो डिवीजन नहीं कर सकती हैं, ठीक। एंड मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड to replace cell that have been lost because of injury और cell death। और कुछ ऐसी सेल होती हैं जो कभी कभार मतलब डिवाइड कर सकती हैं, जैसे इंजरी, चोट लगने पर या सेल डेथ होने पर वो डिवाइड करती हैं। ऐसी सेल, these cells that do not divide फर्दर एग्जिस्ट G1 फेज। और जो सेल डिवाइड नहीं करती हैं वो किस फेज में एग्जिस्ट कर जाती हैं, G1 फेज में, ठीक। टू इंटर एन इनएक्टिव स्टेज, और वो इनएक्टिव स्टेज में रहती हैं। और इस स्टेज को किस नाम से जानते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्यूसेंट स्टेज G0,
ठीक, इस स्टेज को हम क्यूसेंट स्टेज, जी नॉट स्टेज के नाम से जानते हैं। ऑफ सेल साइकिल की जो जी नॉट स्टेज मैंने बताई थी आपको, वो यही थी। ठीक, सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। इस स्टेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, सेल के अंदर सभी मतलब काम होते रहते हैं, एनर्जी बनाती है, एनर्जी मतलब लॉस भी करती है और सारे काम होते हैं, मतलब डिवाइड नहीं करती है। बट नॉट लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब डिवाइड नहीं करती है जब तक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। इन एनिमल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में। जो एनिमल्स की सेल होती हैं, मतलब एनिमल्स में जो माइटोटिक डिवीजन होता है, दो डिवीजन होते हैं, एक माइटोटिक एंड एक मियोसिस। जैसे मैंने बताया आपको, माइटोटिक डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो केवल एनिमल की डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में देखा जाता है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं। और वहाँ हैप्लॉइड सेल में भी देखा जा सकता है, जहाँ पर हैप्लॉइड सेल में भी देखा जा सकता है, डिवाइड कर जाती है बाई माइटोसिस के द्वारा। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से? हनी बी में भी मतलब हैप्लॉइड सेल में उसके माइटोसिस हो जाती है। और इसके अगेंस्ट प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल में, और प्लांट में भी माइटोसिस हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल दोनों में देखी जाती है। फ्रॉम योर recollection of example of alternation of regeneration in plants, identify plant species and stage which mitosis is seen हैप्लॉइड सेल। आप कुछ ऐसे मतलब प्लांट या प्लांट की स्टेज को बता सकते हैं। ऐसे ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि ऐसी स्टेज या स्पीसीज को बता सकते हैं जिसकी हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हो। ठीक, पता हो तो कमेंट में बताएं। अब पढ़ना है हमको एम फेज। जैसे दो फेज थी, पहली थी इंटरफेज और दूसरी थी एम फेज। एम फेज को माइटोसिस फेज का, इंटरफेज में हमने G1 है G2 पढ़ ली, एक फेज पढ़ ली। अब दूसरी हमको पढ़ना है एम फेज। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं अपनी एम फेज, नेक्स्ट फेज। ठीक, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल इन्वॉल्विंग ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल। और ये जो एम फेज होती है बहुत मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होती है ऑफ सेल साइकिल की। इसमें ज़्यादातर रीऑर्गेनाइजेशन होता है वर्चुअली, मतलब सेल के सभी कंपोनेंट का। ठीक, ड्रामेटिक क्यों क्या है कि इसकी जो फेज होती है प्रोमेटा एंड टीलोफेज होती है, इनके अंदर जो डिवीजन का टाइम होता है, ये सारी ड्यूरेशन होती है, ये स्पेसिफिक नहीं होती है कि एनाफेज या प्रोफेज में एक पर्टिकुलर टाइम लगता है। ये क्लियर कट इसका कोई लाइन ड्रॉ नहीं है इनके बीच, प्रत्येक स्टेज के बीच। ठीक, इसलिए हमने इसे कहा मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। ठीक, सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल में, उसका क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है। एम फेज को माइटोसिस कहते हैं और माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है कि इसमें जो नंबर है क्रोमोसोम का वो सेम रहेगा, 2n से 2n ही रहेगा। ठीक, मियोसिस में केवल रिडक्शन डिवीजन है, मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। ठीक, तो इसलिए इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक, क्लियर है इतना? थ्रो फोर हमने समझ लिया, इक्वेशनल डिवीजन को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, जैसे आपको समझ में भी आया होगा। ठीक, अब पढ़ते हैं थ्रो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस। जो माइटोसिस की जो 4 स्टेज हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, उसे हमने क्या क्या कैरियोकाइनेसिस। ठीक, it is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear cut line cannot be drawn between various stage। मतलब जो ये बताया कि ये प्रोसेस है, वेरी प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, इसके अंदर कोई क्लियर कट लाइन ड्रॉ नहीं है इसके अंदर, और इसलिए हमने इसे क्या
क्या क्या है हमने, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड का, क्योंकि इनके अंदर जो 4 स्टेज हैं, जो प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, इन फेज में जो मतलब प्रोसेस होती है, इनका कोई जो ड्यूरेशन है वो कोई पर्टिकुलर मतलब डिफाइन नहीं है। कोई भी फेज, कोई भी स्टेज कितने भी टाइम की हो सकती है, मतलब कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है इन फेज की। इसलिए इसको एम फेज को हम कहते हैं मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, ठीक। क्योंकि जितने भी फेज हैं जे, इनका कोई मतलब टाइम क्लियर कट नहीं है, ठीक। अब इसकी जो कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 4 स्टेज। अब जो कैरियोकाइनेसिस की कितनी स्टेज है, 4 स्टेज है। कौन कौन सी? पहली है प्रोफेज, दूसरी है मेटाफेज, और एनाफेज और टीलोफेज, ठीक। अब हमको एक एक करके पढ़ना है चारों स्टेज को। पहले पढ़ते हैं प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज, प्रोफेज which is the first stage of karyokinesis of mitosis follows the S and G2 phase of interphase। जो प्रोफेज होती है वो कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज है, मतलब कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। जो कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेज है, प्रोमेटा, एना, टीलो, उसकी प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है, ठीक। और ये किसके बाद आती है, किसके बाद आती है? G1 एंड एस एंड G2 फेज के बाद आती है। जो इंटरफेज की एस, G1 और G2 फेज है, उसकी इंटरफेज की एस एंड G2 फेज के बाद आती है प्रोफेज, ठीक। इन एस एंड G2 फेज द नेव DNA मॉलिक्यूल फॉर्म आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरगोइंग, मतलब इंटरवाइंड होता है। जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बनता है एस फेज और G2 फेज में, वो मतलब अलग अलग नहीं होता, इंटरवाइंड आपस में मतलब उलझा हुआ होता है, ठीक। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल। और जो प्रोफेज होती है उसमें मतलब जो क्रोमोसोम मटेरियल होता है उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक। द क्रोमोसोम मटेरियल बीकम अनटेंग्ल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। और जो क्रोमैटिन कंडेंसेशन के दौरान जो क्रोमोसोम मटेरियल होता है वो अनटेंग्ल मतलब जो उलझा हुआ होता है, इंटरवाइंडेड, वो इनिशिएशन के दौरान सुलझता है। इंटेंगलेंड मतलब सुलझता है, ठीक। द सेंट्रोसोम विच हैड undergo duplication during S phase of interphase, no being to move toward the opposite pole of the cell। जो सेल की इंटरफेज की जो एस फेज थी उसके अंदर जो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हुआ था, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुआ था, वो प्रोफेज के दौरान अब वो अपोसाइड पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता, ठीक। सेंट्रोसोम क्या होता है? ये ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक। ये दो ऐसे परपेंडिकुलर लगते हैं तो इसे हम मिलाकर कहते हैं सेंट्रोसोम पूरे को, ठीक। अब इसके चारों ओर ऐसे एस्टर लगते हैं, ये ऐसे, ये मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब धागे जैसे होते हैं। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब एस्टर कहते हैं, ठीक। और इन पूरे को मिलाकर इसे कहते हैं माइटोटिक एपरेटस कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, ये मतलब स्टेट कैसे मूव करना स्टार्ट करते हैं। ये कोई सेल है, ठीक। इसके यहाँ पर ऐसे होते हैं, ये ऐसे 2 एस्टर ऐसे लगे होते हैं, ठीक। यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट करते हैं इधर की साइड में ऐसे करके, ठीक, ऐसे, ठीक। आया समझ? द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दिस बी मार्क्ड बाई द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट। जब प्रोफेज कंप्लीट होती है तो इसकी कुछ खासियत है जो दे रखी है, ठीक। सबसे पहली कौन सी? क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम मटेरियल होता है वो कंडेंस हो जाता है और वो कम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बनाता है, ठीक। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड अटैच
टुगेदर द सेंट्रोमियर। इसका मतलब क्या है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे बने होते हैं, टू क्रोमेटिस से मिलकर बने होते हैं। वो क्रोमेटिस जो क्रोमेटिड होती है किससे जुड़ी होती है, सेंट्रोमियर। ये ऐसे मतलब ये क्रोमोसोम है, ऐसा ये क्रोमोसोम है, ठीक। इसके इस सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है, ये इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक। और ये जो दो आर्म दे रखी हैं, ये एक एक सेंट्रोमियर मतलब क्रोमेटिड है, ठीक। इसकी ये 4 आर्म्स हैं, 1 2 3 4, ठीक। और ये है इतनी, एक ये है क्रोमेटिड, एक ये है दूसरी क्रोमेटिड, और ये सेंटर में ये है सेंट्रोमियर, इससे ये बैंड जुड़ी हुई है, ठीक। द centrosome which had undergo duplication during interphase being to move towards opposite pole of the cell। अब क्या बताया कि जो सेंट्रोसोम है इंटरफेज की एस फेज के अंदर डुप्लीकेट होते हैं, जो बनते हैं वो अब इसमें अपोसाइड पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि मैंने बताया था फिगर से, ठीक। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर। जैसे कि मैंने बताया ये ऐसे स्ट्रक्चर निकलते हैं इसके, ऐसे इसे हम एस्टर कहते हैं, ठीक। माइक्रोट्यूब्यूल जैसे निकलते हैं इन्हें हम एस्टर कहते हैं, समझ में आया। टू एस्टर टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर माइटोटिक एपरेटस कहते हैं, ठीक। इस पूरे को मिलाकर हम कहते हैं माइटोटिक एपरेटस, ठीक। अब पढ़ने अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। मेटा पहले इसके कुछ दे रखे हैं, पहले वो देख लेते हैं, ठीक। सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जो सेल होती है उस प्रोफेज की एंड में क्या होता है वो देखते हैं। व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। जब हम प्रोफेज की एंड में माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम क्या देखने को मिलता है कि इसके अंदर जो गोल्गी वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो मतलब सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, ये सब हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक। अब कुछ इसके फिगर दे रखे हैं, जो प्रोफेज है इसके 2 फिगर दे रखे हैं, ठीक। ये है अर्ली प्रोफेज, इसमें जो अनटेंगलेड मतलब हुआ है इसमें ये वाला, और जो इंटरबाइंड क्रोमोसोम है वो किस में दिखाया देख, जो अर्ली प्रोफेज में इसमें इंटरबाइंड क्रोमोसोम है ये, और ये अनटेंगलेड हुआ लेट प्रोफेज में, ठीक। और जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये सब खत्म होने लगी, ये देखने को नहीं मिलेगी लेट प्रोफेज में, ठीक। और जो अर्ली प्रोफेज है इसमें ये है, आया समझ क्लियर। ये 2 डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज है, वो है मेटाफेज। मेटाफेज द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क द स्टार्ट द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। मतलब माइटोसिस की जो सेकेंड फेज होती है मेटाफेज। अब इसके अंदर जो प्रोफेज के बाद आती है, इसमें जो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियर एनवेलप का, मतलब ये न्यूक्लियर एनवेलप है, मेटाफेज आते आते इसका कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, मतलब ये पूरी खत्म हो जाती है, ठीक। हेंस द क्रोमोसोम आर सेपरेट थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जब जाहिर सी बात है, जब न्यूक्लियर एनवेलप जो न्यूक्लियर की जो वाल है ये ख़त्म हो जाएगी, तो जो क्रोमोसोम कहाँ जाएंगे, वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। ये बात हमको बताया कि जो क्रोमोसोम है सेपरेट मतलब साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। बाई दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कम्प्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। और जो मेटाफेज है इसके अंदर जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है वो कम्प्लीटली हो जाता है, और इस फेज के अंदर हम माइक्रोस्कोप से भी क्लियरली देख सकते हैं किसको, क्रोमोसोम का, ठीक। दिस देन इज द स्टेज एट विच मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज द नॉट इजीली स्टडीड। मतलब ये मोस्ट इजीली स्टडीड जो मेटाफेज है इसके अंदर हम क्रोमोसोम की जो मार्फोलॉजी है उसको हम बहुत इजीली
मतलब स्टडी कर सकते हैं उसके बारे में, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी के बारे में। किस फेज के अंदर? मेटाफेज के अंदर। समझ में आया? एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप टू सिस्टर क्रोमेटिड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। जैसे कभी मैंने बताया कि ये सेंट्रोमियर है बीच में, ठीक। अब इसकी 2 सिस्टर क्रोमेटिड होंगी। ये क्रोमेटिड ये है मान लो, और एक क्रोमेटिड ये है, ठीक। ऐसी एक क्रोमेटिड, ऐसी एक क्रोमेटिड है ये, ठीक। और ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, इसमें ये ग्रीन है और एक रेड है। ये 2 सेंट्रोमियर है, और जो ब्लू है वो है सेंट्रोमियर, और ये क्रोमेटिड है ग्रीन और रेड, ठीक। किससे जुड़ी है? ये सेंट्रोमियर जो ब्लू वाला है ये इससे जुड़ी है, ठीक। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। अब जो सेंट्रोमियर बनी है उसके मतलब सरफेस पे भी एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम काइनेटोकोर के नाम से जानते हैं। वो क्या होता है? ये मतलब मान लो ये सेंट्रोमियर है, ये अपनी सेंट्रोमियर है ये, ठीक। अब इसकी सरफेस पर एक स्ट्रक्चर बना होता है, उसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। अब वो दिखाऊं मैं कि काइनेटोकोर क्या होता है, ठीक। कि जो सेंट्रोमियर है इसके ऐसे सरफेस पर एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, ठीक। ये अब जो ब्लैक वाला है इसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। अब ये फुल स्ट्रक्चर बनना क्रोमोसोम का, ठीक। These structures survive as the site of attachment of spindle fiber to the chromosome that are moved into position at the centromere of the cell, position of the center of the cell, ठीक। अब जो काइनेटोकोर है इससे एस्टर स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम, और इसी के द्वारा मूवमेंट होता है इसका पूरे क्रोमोसोम का, ठीक। हेंस द मेटाफेज इज करेक्टरिस्टिक बाय द ऑल क्रोमोसोम कमिंग to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by the kinetochore to the spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from opposite pole। अब ये क्या बताया कि जो क्रोमोसोम वो एक मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं, ठीक। जैसे ये बताया कि मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं, सभी क्रोमोसोम एक ऐसी लाइन में लग जाते हैं, ऐसे अटैच हो जाते हैं, इस पर आ जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। जैसे दे रखा है, डायग्राम भी दे रखा है इसका, ये है मेटाफेज प्लेट, मतलब ये सब एक लाइन में आ गए ऐसे, ठीक। अब जो नीचे बीच में जो आपको दिख रहा है ये ऐसे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच में, ये 2 स्ट्रक्चर दे रखे हैं परपेंडिकुलर एक दूसरे के, इनको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं हम एस्टर, ठीक। और पूरे को माइटोटिक एपरेटस मिलाकर कहते हैं। अब जो इसकी जो काइनेटोकोर है इससे ये अटैच है, जिसके द्वारा ये मूवमेंट कर पा रहा है, ठीक। इसकी ये मेटाफेज प्लेट है और ये ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज प्लेट है, और इन्हीं सब बातों को थ्योरी में दे रखा, आप समझते हैं अच्छे से थ्योरी की बात। The plane of alignment of the chromosome at the metaphase is referred to as metaphase plate। और जो क्रोमोसोम है एक प्लेन में आ जाते हैं इस प्लेट पर, तो हम इसी को कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। द की फीचर ऑफ मेटाफेज प्लेट के, अब जो मेटाफेज प्लेट है उसके कुछ की फीचर हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम की काइनेटोकोर से अटैच है, ये दिख रहे हैं आपको ये, ठीक।
क्रोमोसोम आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट एलिजिनेट अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। अब जो क्रोमोसोम मूव करते हैं इक्वेटर की साइड में और एक लाइन में लग जाते हैं जिसे हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं, और स्पिंडल फाइबर दोनों पोल से अटैच हो जाते हैं। ठीक, इसके 2 पोल्स दे रखे हैं, इसके 2 पोल्स दे रखे हैं, ये एक ये है, एक ये है। ठीक, हमने क्या सीखा मेटाफेज में, पहले वो देखते हैं कि जो मेटाफेज में न्यूक्लियर इन्वलॉप का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होता है, एक तो ये पॉइंट है। और दूसरा, जब न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियर बाल है, जो न्यूक्लियस की जो ऐसे दीवार होती है ऐसे जिससे न्यूक्लियस सराउंडेड होता है, जब वो ख़त्म हो जाएगी तो जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। ठीक, और कंप्लीट मतलब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो जाता है, और कंप्लीट कंडेंसेशन होने की वजह से आप मेटाफेज में क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं, और उसे क्रोमोसोम को मतलब हम जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो अच्छे से देखने को देख सकते हैं। अब ये बताया कि जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा तो इसकी 2 क्रोमेटिड होती हैं, वो सेंट्रोमियर से जुड़कर एक बनाती हैं पूरा क्रोमोसोम, और सेंट्रोमियर के चारों ओर एक डिस्क से प्लेट होती है जिसे हम कैनेटोकोर कहते हैं, और कैनेटोकोर से ही स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, जिससे पूरी जो माइटोटिक एपरेटस बनता है जो दोनों साइड मूव करता है। अब पढ़ते हैं एक नेक्स्ट फेज है इसकी, एनाफेज। एनाफेज एट द एनेस्ट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड 2 डॉटर क्रोमेटिड। मेटाफेज जब आती है तो जो क्रोमोसोम होते हैं मेटाफेजिक प्लेट पे होते हैं। तब जब मेटाफेजिक प्लेट पे होते हैं तो उनकी जो क्रोमेटिड है जो सेंट्रोमियर से जुड़ी होती है वो साइमल्टेनियसली टुगेदर डॉटर क्रोमेटिड से जुड़ी होती है। जो अब वो सेंट्रोमियर होती है उसके मतलब डिवीजन हो जाता है। ठीक, डिवीजन हो जाता है ऐसे, मतलब ये मैंने अभी आपको बताया था, ये ऐसे एक क्रोमेटिड है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। ठीक, इसके बीच में ये दे रखी है, ये सेंट्रोमियर दे रखी है। ठीक, अब जब एनाफेज आएगी तो इसमें क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाएगी ऐसे, यहाँ से ये एक आधा, हाँ इधर को ऐसे मूव कर जाएगा एक पोल की तरफ, और यहाँ से ये इतना एक पोल की तरफ दूसरे पोल की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक, ये बात थी इसमें एनाफेज की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है। नो रेफर टू डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बिगिन देयर माइग्रेशन टूवर्ड द अपोजिट पोल। जैसे कि बताया, जो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे जो डॉटर क्रोमेटिड होंगे, और जो डॉटर न्यूक्लियाई का जेनेटिक मटेरियल होंगे वो अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेशन कर जाएंगे। ठीक, जो फ्यूचर न्यूक्लियाई होंगी जो नेक्स्ट टाइम में पूरी एक सेल बनाएंगे। ठीक, एज ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर पोल, और जो प्रत्येक क्रोमोसोम है जो इक्वेटर पोल से इससे दूर की तरफ मूव कर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पोल एंड हेंस लीडिंग द एड्स। जो सेंट्रोमियर है इसकी ऐसे एक क्रोमोसोम की ये आर्म है, ऐसे ये आर्म है, और इसकी ये सेंट्रोमियर है। तो जो सेंट्रोमियर है वो आगे की साइड होगी पोल की तरफ, और जो इसकी जो आर्म्स हैं ये पीछे होंगी। ठीक, यही बात हमको लैंग्वेज में एनसीईआरटी ने कहा अभी, विद द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम टेलिंग बिहाइंड, और जो आर्म्स है वो पीछे होंगी। दिस एनाफेज स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय, जो एनाफेज है उसके क्या करेक्टराइज के खासियत है वो देखते हैं। सबसे पहले कुछ इसके
इवेंट्स हैं, कुछ की फीचर हैं, वो देख लेते हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटेड सेपरेट, जैसे कि भाई मैंने आपको स्प्लिट और सेपरेट करके बताया। जो सेंट्रोमियर है वो बीच में से आधी हो जाएगी, क्रोमेटेड दोनों क्रोमेटेड अलग अलग सेपरेट हो जाएंगी। क्रोमेटेड मूव टू अपोसाइड पोल, और ये एनाफेज का एक डायग्राम भी दे रखा है इसमें। ये है ये वाला पूरा एक क्रोमोसोम मिलकर बना, इनकी सेंट्रोमियर अलग हो गई, एक क्रोमेटेड दूसरे पोल की तरफ और एक क्रोमेटेड दूसरे पोल की तरफ, ये भी पूरा एक क्रोमोसोम होगा। तो इसकी सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो गई, एक क्रोमेटेड इधर एक क्रोमेटेड इधर, ठीक ऐसी ये चारों को दे रखा है, और यही बात हमको उसमें थ्योरी में दे रखी थी, ठीक। अब जो नेक्स्ट फेज आती है और लास्ट फेज आती है वो होती है टीलोफेज एम फेज की। अब वो देखते हैं। एट द बिगनिंग टू द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जैसे कि मैंने बताया जो टीलोफेज है वो कैरियोकाइनेसिस की लास्ट फेज मतलब फाइनल फेज है। इसकी 4 फेज होती है, प्रोमेटा, एना, टीलो, और जो टीलोफेज है वो लास्ट फेज है एम फेज की। टीलोफेज the chromosome that have reached their respective pole decondense and lose their individuality, और जो क्रोमोसोम है इस स्टेज में क्या होते हैं, अपने पोल पर रेस्पेक्टिव पोल पर पहुंच जाते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी मतलब पहचान पूरी खो देते हैं। इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड रीच and each set of chromatin material tend to collect and each the two poles, जैसे कि फिगर में दे रखा है, फिगर से बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये क्रोमोसोम ऐसे दोनों तरफ बढ़ गए, अब इनके चारों तरफ मतलब सेल वॉल भी बन जाएगी, ठीक। अब यहाँ से ऐसे डिवीजन हो जाएगा इसका, अब यहाँ से डिवीजन होगा, एक सेल ये बन जाएगी और एक सेल ये बन जाएगी, ठीक। पहली सेल ये और दूसरी सेल ये, और यही बात हमको एनसीईआरटी में दे रखा कि ये अपने क्रोमोसोम मटेरियल था अपने 2 रेस्पेक्टिव अलग अलग पोल पर पहुंच जाएगा, और जो क्रोमोसोम है अपनी इंडिविजुअलिटी मतलब जो इसकी पहचान है वो पूरी खो जाएगी, और जो न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लियस की वॉल थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, वो प्रोफेज में डिसइंटीग्रेट हो गई थी। अब जो एनाफेज टीलोफेज है लास्ट फेज उसमें दोबारा से आ जाएगी और यहाँ से डिवीजन होगा, ये एक सेल अलग और दूसरी सेल अलग। दिस इज स्टेज फॉलोड बाई फॉलोइंग की फीचर, और इस स्टेज के भी कुछ की फीचर है। क्रोमोसोम क्लस्टर्ड एट अपोसाइड स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी लॉस्ट डिस्क्रीट एलिमेंट्स, जैसे कि ये बताया कि जो क्रोमोसोम है ये इकट्ठे हो गए इधर एक साइड में और ये इकट्ठे हो गए एक साइड में अपोसाइड अपने पोल पर, ठीक। और ये अपनी आइडेंटिटी मतलब पहचान को खो देते हैं, जैसे अंदर हो जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हो जाते हैं, ठीक। न्यूक्लियर इन्वलॉप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्ड एट रीच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई, जैसे कि मैं इतने टाइम से यही बता रहा हूँ आपको, जो क्रोमोसोम अपने पोल पर चले जाएंगे उनके चारों ओर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी और 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगी, और यहाँ से ये डिवीजन हो जाएगा, 2 सेल बन जाएंगी। न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म, और ये सभी जो डिसइंटीग्रेट हुए थे मतलब ख़त्म हो गए थे, जो प्रोफेज में नहीं देख रहे थे, वो यहाँ पर सब बन जाएंगे, दोबारा से रिफॉर्म हो जाएगा, ठीक। अब पढ़ना साइटोकाइनेसिस। अब इसे जानते हैं कि साइटोकाइनेसिस क्या होती है, ठीक। Mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei karyokinesis, but the cell itself is divided into 2 daughter cells by separation of the cytoplasm is called cytokinesis। ये बताया कि जो माइटोसिस में केवल जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम मटेरियल था वो ही केवल 2 डॉटर न्यूक्लियाई में नहीं बटा, इसका जो साइटोप्लाज्म था वो भी 2 डॉटर सेल में डिवाइड हुआ, ठीक, सेपरेट होगा 2 डॉटर सेल में। अब जो साइटोप्लाज्म का सेपरेशन हुआ उसे हमने कह दिया साइटोकाइनेसिस, और जो न्यूक्लियस का 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवीजन हुआ उसे हमने कह दिया
कैरियोकाइनेसिस, ठीक, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट कंप्लीटेड, और इसके बाद जो सेल का डिवीजन था वो कंप्लीटेड हो गया, ठीक, 2 डॉटर सेल बन गई। इन द एनिमल सेल में दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो एनिमल सेल है उसमें सेल डिवीजन कैसे होता है, कैसा सेल डिवीजन दिखता है, उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें एक फरो बनती है, मतलब ऐसी एक खांच जैसी बनती है फरो अंदर अंदर की साइड, ठीक। द फरो ग्रेजुअली डीपेंड्स एंड अल्टीमेटली ज्वाइंस द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2 पार्ट्स। मतलब साइटोप्लाज्म का जो फरो बनती है अंदर डीप गहरी बनती है अंदर की ओर, और जो सेंटर से डिवाइड होती है और जो साइटोप्लाज्म है उससे 2 पार्ट्स में बांट देती है, ठीक। अब पढ़ते प्लांट के बारे में। अब यहाँ से ये भी बनता है कि जो सेंट्रीपीटल होता है वो अंदर की तरफ डीप एंड्स बनता है और जो सेंट्रीफ्यूगल होता है वो आउटसाइड बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्लांट सेल में सेल डिवीजन कैसे होता है, सेंट्रीपीटल या सेंट्रीफ्यूगल। तो प्लांट सेल में सेंट्रीपीटल होता है डिवीजन, और जो जो एनिमल सेल है उसमें सेंट्रीपीटल, और जो प्लांट सेल है उसमें सेंट्रीफ्यूगल। Plant cell, however, are enclosed by the relatively inextensible cell wall, और जो प्लांट सेल होती है उसके चारों ओर इनएक्सटेंसिबल मतलब जो दब ना सके, टूट जल्दी इसमें लचीलापन ना हो, वो सेल वॉल पाई जाती है। किसके? प्लांट सेल के चारों तरफ। एनिमल सेल के चारों तरफ सेल वॉल नहीं पाई जाती है। Therefore they undergo cytokinesis by the different mechanism, और इसलिए इसके अंदर साइटोकाइनेसिस एक अलग मैकेनिज्म के द्वारा होती है, क्योंकि इसके अंदर रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। इन प्लांट सेल में सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर टू द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड्स टू मीट एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल, और जो सेंटर से स्टार्ट होती है सेल वॉल के, और बाहर की तरफ जो एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल है, जैसे ये सेल वॉल है इसके चारों तरफ, यहाँ से सेल का डिवीजन स्टार्ट होगा तो ये बाहर की तरफ ऐसे होगा आउटवर्ड, ठीक। द फॉर्मेशन ऑफ नेब सेल वॉल बिगिनिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रोक्यूसर कॉल्ड सेल प्लेट, और जो सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है सिंपल प्रोक्यूसर, और उसे कहते हैं हम सेल प्लेट। जो सेल बनती है ऐसे बीच में ऐसे बनती है ऐसे, तो हम इसे कहते हैं सेल प्लेट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिससे मिलकर ये सेल प्लेट बनी होती है। दैट रिप्रेजेंट द मिडिल लेमेला बिटवीन द सेल वॉल ऑफ 2 एडजेसेंट सेल, और इसे ही ये मिडिल लेमेला का भी रोल निभाता है, ये जैसे जो 2 सेल के बीच में पाया जाता है, ठीक। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जब सेल का साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो ऑर्गेनेल्स लैग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 डॉटर सेल। जब सेल का डिवीजन होता है तो इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड है ये भी 2 सेल डॉटर न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक। इन सम ऑर्गेनिज्म karyokinesis is not followed by cytokinesis, a result which multinucleated condition arise leading to formation of synergistic condition। जो इसका एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म इज कोकोनट। इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस हो जाए, न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, और जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन नहीं हो, तो 2 सेल नहीं बनेंगी, एक ही सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो जाएंगे, तो उस कंडीशन को हमने कह दिया मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक। और इसे किस नाम से जानते हैं? सिनोसाइटियम के नाम से जानते हैं, और इसका एग्जाम्पल है कोकोनट, ठीक।
सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब समझते हैं माइटोसिस के सिग्निफिकेंस क्या क्या हैं। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल ओनली। जो मतलब माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन होता है, माइटोसिस को ही हम इक्वेशनल डिवीजन कहा है हमने, तो माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन जो डिप्लॉयड सेल तक ही सीमित रहता है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब डिप्लॉयड सेल तक ही सीमित रहता है, ज़्यादातर डिप्लॉयड सेल में ही होता है। और इसके कुछ एक्सेप्शन भी हमने पहले पढ़ रखे हैं, अब यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन उन्हें देखते हैं। हाउएवर इन द सम लोअर प्लांट्स एंड सम सोशियल इंसेक्ट हाइप्लॉयड सेल आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। कुछ ऐसे लोअर प्लांट्स हैं और कुछ सोशियल इंसेक्ट्स भी हैं जिनकी हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस होता है, लेकिन ज़्यादातर इक्वेशनल या माइटोसिस डिवीजन कहाँ तक सीमित रहता है, डिप्लॉयड सेल तक। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन हैं, जैसे लोअर प्लांट्स और सोशियल इंसेक्ट्स वगैरह, इनकी हैप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस देखी जाती है। It is very essential to understand the significance of this division in the life of organism। और जो माइटोसिस की जो सिग्निफिकेंस है ऑर्गेनिज्म की लाइफ में समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माइटोसिस की सिग्निफिकेंस को समझना ऑर्गेनिज्म की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। क्योंकि जो माइटोसिस से ही ग्रोथ होती है, सेल ग्रोथ माइटोसिस से होती है, ठीक। और मियोसिस वगैरह उससे मतलब रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक वेरिएशन मियोसिस से होता है, और माइटोसिस से ग्रोथ वगैरह होती है किसी ऑर्गेनिज्म की। इसलिए किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में माइटोसिस डिवीजन के सिग्निफिकेंस को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल वेयर you have studied about haploid and diploid insect? क्या आप ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल के बारे में जागरूक हैं, या पहले से किसी ऐसे एग्जाम्पल के बारे में आपको पता है जिसकी मतलब कुछ ऐसे इंसेक्ट जिनकी हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल की आपने स्टडी की हो, उनमें माइटोसिस होती है या मियोसिस? इस बात को आंसर ने हमसे क्वेश्चन के तौर पे पूछा है, ठीक। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कम्प्लीमेंट। जो माइटोसिस होती है किसका रिजल्टेंट होती है, मतलब माइटोसिस के द्वारा जो डॉटर सेल बनती हैं, माइटोसिस के द्वारा जो डॉटर सेल बनी उनमें पेरेंटल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आइडेंटिकल होगा। जो पेरेंटल सेल में जेनेटिक मटेरियल होगा और जेनेटिक कम्प्लीमेंट और वो ही डॉटर सेल में होगा, ठीक। जैसे कि ये पहले से ही बताते आ रहा हूँ मैं, इस बात को बहुत बार बता दी कि जो पेरेंटल सेल में जेनेटिक मटेरियल होगा, माइटोसिस होने के बाद डॉटर सेल में भी वही जेनेटिक मटेरियल होगा, इंटैक्ट जीनोम होगा, ठीक। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। जैसे कि भी बताया मैंने, जो माइटोसिस के द्वारा ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ होती है, ठीक। मियोसिस के द्वारा नहीं, माइटोसिस के द्वारा। इस बात को लेकर कंफ्यूजन नहीं करना, कहीं भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ किसके द्वारा होती है, माइटोसिस या मियोसिस, तो वो किसके द्वारा होती है, माइटोसिस के द्वारा, ठीक। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्ट्रीब्यूइंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो सेल ग्रोथ होती है वो डिस्ट्रीब्यूइंग मतलब बटी हुई होती है, किस के रेशियो बटी होती है। सेल ग्रोथ एक तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा या साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो सेल ग्रोथ रिजल्टेंट इन दो रेशियो के बीच बटी होती है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इन दोनों का ही डिवीजन होता है सेल ग्रोथ के टाइम पर, सेल ग्रोथ के दौरान, ठीक। It is therefore become essential for the cell to divide to restore nucleocytoplasmic ratio। और इसलिए मतलब ज़रूरी हो जाता है जो रिस्टोर करना, मतलब दोबारा से उन्हीं चीज़ों को करना और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को दोबारा से रिस्टोर करना। जो पेरेंटल सेल से न्यूक्लियस
सेल बनी, डॉटर सेल बनी, उनमें दोबारा जैसे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो या और भी सेल के एसेंशियल कंपोनेंट हैं उन सभी को मतलब रिस्टोर करना, जो डॉटर सेल बनी उनमें, ठीक। ए वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस सेल रिपेयर, मतलब जो माइटोसिस के द्वारा ही जो सेल की रिपेयर होती है, जैसे कहीं पर सेल इंजरी या डेड सेल हो जाए या चोट लग जाए तो उस टाइम पर माइटोसिस के द्वारा ही सेल की रिपेयर होती है, वहाँ पर माइटोसिस के द्वारा ही नई सेल बनती है या पुरानी सेल की मरम्मत या रिपेयर होती है। द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड सेल ब्लड सेल आर बीइंग कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड, जैसे कि जो हमारी ब्लड सेल हैं या एपिडर्मिस सेल है जो हमारी स्किन पे ऊपर पाई जाती हैं या और भी जगह पाई जाती हैं, लाइनिंग ऑफ गट जो हमारी आंत में सेल पाई जाती है, वो सेल कंटिन्यूसली रिप्लेस होती रहती हैं, ठीक। जो ओल्ड सेल हैं वो डैमेज हो जाती हैं तो वहाँ पर जो नई सेल बनती है वो किसके द्वारा बनती है, माइटोसिस के द्वारा बनती है, ठीक। माइटोटिक डिवीजन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं जैसे एपिकल है या लेटरल कैम्बियम है, इनमें भी माइटोसिस के द्वारा ही ये प्रोसेस होती है, ठीक। माइटोसिस डिवीजन होता है जिसके द्वारा ये सेल बनती हैं, ठीक। रिजल्ट इन द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ, और जो सेल डिवीजन होता है प्लांट में मतलब उसकी लाइफ साइकिल लगातार जितनी लाइफ होती है वो कंटिन्यू ग्रोथ करते रहता है, तो वो किसकी देन है, सब माइटोसिस की देन है, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट आया मियोसिस। हमने पहली माइटोसिस पूरी फिनिश कर ली। माइटोसिस में हमने पढ़ लिया इंटरफेज और एमफेज। इंटरफेज में G1 S G2 ये सब हमने पढ़ ली डिटेल में, और एमफेज के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ये सब बातें डिटेल में हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ लें मियोसिस। मियोसिस छोटी सी है, मियोसिस पढ़ लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक। The production of offspring by the sexual reproduction include the fission of two gametes, each with complete haploid set of chromosome। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो नई संतान पैदा होती है या बनती है वो किसके द्वारा, टू गैमीट के फिजन से बनती है, और वो जो टू गैमीट होते हैं कंप्लीट हैप्लॉइड सेल के क्रोमोसोम होते हैं। अब उनसे फ्यूज होकर एक जाइगोट बनता है, ठीक। तो वो जब जाइगोट बनता है तो उस दौरान या गैमीट फिजन की जो गैमीट बनता है, गैमीट का फिजन होता है, उस टाइम पर क्या होती है, मियोसिस होती है, ठीक। गैमीट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल, और जो गैमीट होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड सेल में बनते हैं, वो सेल होती है डिप्लॉयड सेल होती है, और जो गैमीट होते हैं वो हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड डॉटर सेल, और जो मतलब मियोसिस के दौरान उसमें जो स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम होती है, स्पेशलाइज्ड सेल होती है, उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है और बाय डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल में, और वो किसके द्वारा होता है, वो है मियोसिस के द्वारा, ठीक। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस, और इस प्रकार के डिवीजन को हम क्या कहते हैं, मियोसिस। मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज in the life cycle or sexually reproducing organism where fertilization restore the diploid phase। जैसे मियोसिस होती है, मियोसिस से प्रोडक्शन होता है हैप्लॉइड साइकिल, लाइफ साइकिल का, ठीक। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें गैमीट बनता है वहाँ सब में क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक। और जो मियोसिस के दौरान मतलब जो हैप्लॉइड हो जाता है गैमीट, अब वो जो फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट होगा बनेगा, तो वो जाइगोट डिप्लॉयड होगा, तो अब वो फर्टिलाइजेशन के दौरान रीस्टोर कर लिया अपनी डिप्लॉयड फेज को,
रीस्टोर कर लिया, हैप्लॉइड इस फेज से किस में आ गए, डिप्लॉयड फेज में आ गए। और जो गैमीट थे वो हैप्लॉइड थे। जब जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो उस दौरान इन्होंने अपनी जो फेज थी वो रीस्टोर कर ली, दोबारा से डिप्लॉयड फेज में आ गए। ठीक। बी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल्स। और जितने भी गैमीट बनते हैं प्लांट में या एनिमल्स में, उन सभी में मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद ही गैमीट बनते हैं, क्योंकि गैमीट हैप्लॉइड होते हैं। और मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, 2n से n बना देती है। ठीक। और जो माइटोसिस है वो इक्वेशनल डिवीजन है, जैसे कि हम सब पहले पढ़ चुके हैं। दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। और इसके द्वारा जो हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक। किसके द्वारा, मियोसिस के द्वारा। अब मियोसिस के कुछ की फीचर दे रखे हैं, उन्हें पढ़ते हैं। ठीक। द की फीचर ऑफ मियोसिस, मियोसिस के कुछ की फीचर है, उन्हें पढ़ लेते हैं। ठीक। Meiosis involve two sequential cycle of nuclear and cell division called meiosis first and meiosis second। मतलब जो meiosis होती है टू sequential मतलब क्रम में दो बार डिवीजन होता है मियोसिस में, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक। न्यूक्लियर डिवीजन होता है एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है इसमें। ठीक। अब बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, केवल एक सिंगल साइकिल होती है मियोसिस फर्स्ट या मियोसिस सेकेंड। मियोसिस में दो फेज होती है, लेकिन एक सिंगल साइकिल में ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक। मियोसिस की दोनों फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, केवल एक सिंगल साइकिल में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मियोसिस फर्स्ट इज इनिशिएट आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव replicated to produce identical sister chromatid at S phase। और जो मियोसिस फर्स्ट है स्टार्ट हो जाती है पेरेंटल क्रोमोसोम में ही। ठीक। उसमें जो रेप्लिकेट हो जाते हैं आइडेंटिकल क्रोमेटिड बनते हैं, जो एस फेज में इंटरफेज की वो किसके द्वारा बनते हैं, मतलब स्टार्ट हो जाती है एस फेज में जो पेरेंटल क्रोमोसोम है उसके मियोसिस। ठीक। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस के दौरान होमोलोगस जो क्रोमोसोम बनते हैं उनकी पेयरिंग हो जाती है। ठीक। एंड रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं पहले वो देखते हैं। जैसे ये कोई क्रोमोसोम है, ऐसा ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है, ये आमने सामने दे रखे हैं, तो इन दोनों को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जो इनकी जो आपस में जो क्रोमेटिड है इन्हें हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों, ये एक क्रोमोसोम की एक क्रोमोसोम की, ये दोनों हो गई सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक। और एक क्रोमोसोम की ये और एक क्रोमोसोम की ये दोनों हो गई अलग अलग क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इतनी बात समझ में आया। और मत नॉन सिस्टर क्रोमोसोम है मतलब आमने सामने, इसलिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम का है इनको। ठीक। अब होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाती है मेयोसिस के दौरान और रिकॉम्बिनेशन हो जाता है जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये आपस में ऐसे यहाँ पर ये फ्यूज हो जाते हैं इनकी ये ऐसे, तब यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें चला जाता है इससे, और इसका मटेरियल इससे चला जाता है जेनेटिक मटेरियल, तो इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक। अब पढ़ते हैं 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड के दौरान 4 हैप्लॉइड सेल हमको देखने को मिलती हैं। ठीक। मियोसिस फर्स्ट में तो मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, तो 4 हैप्लॉइड सेल देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक। लेकिन जो मियोसिस सेकेंड है उसमें मतलब क्रोमेटिड का सेपरेशन हो जाता है। ठीक। उसके द्वारा 4 हैप्लॉइड क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। यहाँ से ऐसे यहाँ से स्प्लिटिंग हो जाएगी मियोसिस सेकेंड में क्रोमोसोम सेंट्रोमियर के यहाँ के इसके बीच में सेंटर होता है जो ऐसे, तो ये आधा ऐसे चले जाएगा ये क्रोमोसोम ऐसा,
एक सेल बन जाएगी, यहाँ से ऐसे एक दो बन जाएंगी, इस क्रोमोसोम से ऐसे दो बन जाएंगी, और इससे ऐसे 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 और ऐसे, ये पूरी 4 सेल बन जाएंगी एंड ऑफ मियोसिस के दौरान। ठीक, मियोटिक इवेंट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेज। और जो मियोटिक की जो घटनाएं हैं वो कुछ फेजेस में दे रखी हैं इसमें। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड दे रखी है। ठीक, ये मियोसिस फर्स्ट में आएगी प्रोफेज फर्स्ट और मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में ये फेज आएंगी। ठीक, और मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड आएगी, मेटाफेज सेकंड आएगी, एनाफेज सेकंड आएगी और टीलोफेज सेकंड आएगी। अब इन सबको हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक, अब पढ़ना है मियोसिस फर्स्ट। ठीक, अब इसे बहुत अच्छे से मैं एकदम विजुअलाइज करके दिखाऊंगा आपको कुछ डायग्राम की हेल्प से। अगर आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कुछ डायग्राम की हेल्प से ही मैं आपको समझाने में मदद करूंगा, हेल्प करूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छी क्लियरली इमेजिन हो जाएगा पूरी एक एक फेज, जितनी भी मियोसिस फर्स्ट की फेज है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, और आपको अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ये वीडियो को। ठीक, प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट की जो मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होती हैं, तो इनमें मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज होती है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गर होती है। ठीक, सबसे बड़ी होती है ये प्रोफेज सभी फेज में से। ठीक, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टाइपिकल लॉन्गर एंड मोर कम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। जो प्रोफेज फर्स्ट होती है मियोसिस की, वो माइटोसिस की कंपेयर में कम्प्लेक्स एंड लॉन्ग होती है। समझ रहे बात को? किसकी कंपेयर में? माइटोसिस की कंपेयर में। और कौन लॉन्ग होती है, कौन कम्प्लेक्स होती है? मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट। सही है, क्लियर? It has been further subdivided into 5 phases। और जो मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज है वो फर्दर डिवाइडेड हो गई 5 फेजेस में दोबारा खुद। प्रोफेज फर्स्ट की, मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट है उसकी फर्दर खुद 5 फेजेस हैं। ठीक, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स और लॉन्गर है और अदर सभी फेजेस से। बेस्ड ऑन क्रोमोसोम बिहेवियर, क्रोमोसोम के बिहेवियर पर इसे 5 फेजेस में डिवाइड कर दिए गए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि किस बेसिस पर प्रोफेज फर्स्ट लॉन्गर है और किस बेसिस पर इसे 5 फेजेस में डिवाइड कर दिया। किस पे? क्रोमोसोमल बिहेवियर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेस्ड पर इसको 5 फेजेस में डिवाइड कर दिया। ठीक, अब पढ़ते हैं इसे कौन कौन सी फेजेस में डिवाइड करा है वो देखते हैं। सबसे पहले लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इन 5 फेजेस में से प्रोफेज फर्स्ट को डिवाइड कर दिया। अब इसे बहुत अच्छे से याद रखना है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक, और रटने की बिल्कुल ज़रूरत ना। मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप याद कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग मेमोरी तक आपके याद रहेगी। लेप्टोटीन मतलब ला, और जाइगोटीन मतलब जरा, पैचेटीन मतलब पानी, डिप्लोटीन मतलब दी, और डाइकाइनेसिस मतलब दीदी। ला, जरा, पानी, दीदी। ठीक, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। लेप्टोटीन मतलब ला, जाइगोटीन मतलब जरा, और पैचेटीन मतलब पानी, डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस मतलब दीदी। ला, जरा, पानी, दीदी। इस ट्रिक से आप इन 5 फेजेस को याद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं पूरे चैप्टर को अगर आप देखेंगे तो। अब अपने जो प्रोफेज फर्स्ट की 5 फेजेस हैं उसकी जो फर्स्ट फेज है वो है लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन के बारे में समझते हैं कि लेप्टोटीन के दौरान क्या क्या होता है। ठीक, ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज ऑफ क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप।
अगर आप लेप्टोटीन के दौरान लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो क्रोमोसोम देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक, द कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूस थ्रू आउट लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम का कंपैक्शन हो जाता है। अब इसको मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। ठीक, डायग्राम से विजुलाइज कर सकते हैं आप। ये फेज लेप्टोटीन, इसके अंदर ये मतलब ये है जो बाहर की आउटर साइड है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो लेप्टोटीन है, जो सेल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो अंदर क्या दिखता है वो देखते हैं सबसे पहले। और जो अंदर की साइड है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक, और जो अंदर है न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर है। ठीक, और जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ये, अब ये अनटेंगलेड मतलब सुलझ जाएगा तो ये ऐसा दिखाएगा ये। और उसके बाद जब कंडेंस हो जाएगा क्रोमोसोम तो ऐसा दिखाएगा, ये क्रोमोसोम है। ठीक, क्रोमोसोम कंडेंसेशन हो जाएगा, उसके बाद ये ऐसा दिखाएगा। और इसके बाद अपन देखते हैं जो सेंट्रियोल मतलब जो अपोसाइड पोल के जैसे मूव करते हैं, जो मैंने बताया था आपको, ऐसे इधर को आते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा था, माइटोसिस में इसे समझाया हमने प्रोफेज में। अब वो यहाँ पर विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक, और जो प्रोफेज फर्स्ट की ही जो फेज है लेप्टोटीन, तो प्रोफेज जो फर्स्ट है तो उसके अंदर लेप्टोटीन आई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो प्रोफेज फर्स्ट है तो उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सभी डिसअपियर नहीं होंगे, मतलब दिखते होंगे। इसकी जो लेट प्रोफेज आएगी उसमें कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, इसलिए इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिख रहा है आपको और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी दिख रहा है। ठीक, क्लियर है बिल्कुल। और ये ऐसे पॉइंट्स दिखते हैं ना, ब्रेड्स, मोती लैग स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक, अपनी जो नेक्स्ट स्टेज है उसे पढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेज है, दिस इज फॉलोड बाय सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज इज कॉल्ड जाइगोटीन। और जो नेक्स्ट फेज है जिसे हम कहते हैं जाइगोटीन, पहले हमने पढ़ ली लेप्टोटीन और दूसरी जाइगोटीन पढ़ना है अब। ठीक, ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज के दौरान क्या होता है अब वो देखना है। क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। इस दौरान जो क्रोमोसोम होते हैं स्टार्ट कर देते हैं पेयरिंग और सिनेप्सिस बनने लगती है, और इसे हम कहते हैं सिनेप्सिस। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। और जो पेयर होते हैं क्रोमोसोम वो होमोलोगस क्रोमोसोम ही पेयर होते हैं। ठीक, आपस में जो आमने सामने पाए जाते हैं उन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ याद रखना है। ठीक, ऑफ दिस स्टेज
indicate that chromosome synapsis is accompanied by formation of complex structure called synaptonemal complex. अब जो मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो सिनेप्सिस बनी, उस स्ट्रक्चर, हम उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को किस नाम से जानते हैं? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं उस स्ट्रक्चर को, ठीक। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय ए पेयर सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जो सिनेप्सिस बनती है उसे हम क्या कहते हैं? बाइवेलेंट के रूप में वो हमें दिखती है, बाइवेलेंट और टेट्राएड के रूप में। जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच बनेगी तो 4 क्रोमेटिड बनेंगे, 4 क्रोमेटिड होंगी उनकी, तो वो टेट्राएड के रूप में दिखेगी। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। अब जो सिनेप्सिस बनी, जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना, जो क्लियरली विजिबल अपनी नेक्स्ट स्टेज में देखेगा, वो कौन सी है? पैचेटिन, ठीक। अब इसको एक डायग्राम की हेल्प से भी समझते हैं पहले कि क्या कैसे है। ये रही अपनी जायगोटीन, ठीक। ये है अपनी जायगोटीन फेज है इसमें। मतलब अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि सिनेप्सिस कैसे बनती है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच, वो देखना है आपको। मतलब ये 2 आप पास के क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, ग्रीन है एक और एक रेड कलर का है। तो इसमें जो क्रोमोसोम है जो आपस में ये, तो ये आमने सामने के क्रोमोसोम को हमने कह दिया होमोलोगस क्रोमोसोम, और इनके बीच में जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक। दिख रहा है आपको? अब जो नेक्स्ट स्टेज आती है इसकी, वो है पैचेटिन। अब पैचेटिन के बारे में पहले डायग्राम से समझ लेते हैं, उसके बाद और अच्छा समझ में आएगा, ठीक। ये है पैचेटिन। ये है पैचेटिन दे रखे हैं, ठीक है। इसमें बनता है मतलब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, और जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है वो जो जायगोटीन, मतलब जायगोटीन में जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना वो क्लियरली विजिबल किस में देखा? पैचेटिन में। और जो पैचेटिन की जो खासियत है, पैचेटिन में क्या बनता है? पैचेटिन में बनता है नोड्यूल्स बनता है। ये जैसे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके बीच ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ये यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा इनके बीच में ऐसे गोल सा, तो इसे कहते हैं हम नोड्यूल्स बनता है, ठीक। और ये जो नोड्यूल्स बनाएगा वो नेक्स्ट स्टेज में दिखाएगा, इससे नेक्स्ट वाली स्टेज में दिखाएगा, ठीक। अब अपना को पढ़ना पैचेटिन के बारे में पढ़ना है, ठीक। अब देखना पैचेटिन में क्या होता है। पैचेटिन ड्यूरिंग दिस स्टेज, पैचेटिन के दौरान द 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम become distinct and clearly appear as tetrad।
जो मतलब जाइगोटीन, जो जाइगोटीन में जो टेट्राएड बना था 4 क्रोमेटिड के बीच, वो बाइवेलेंट के रूप में जो दिख रहा था, वो अब क्लियरली विजिबल किसके कौन सी फेज में दिखाएगा? पैचेटीन में दिखाएगा, ठीक। और वो किसके फॉर्म में? एक टेट्राएड के फॉर्म में दिखाएगा, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले ही। दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल्स। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि मैंने बताया, इस स्टेज की जो खासियत है वो क्या है कि इसमें रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल बनते हैं, ठीक। द साइड एट विच क्रॉसिंग ओवर, और उस नोड्यूल्स की दौरान जो नोड्यूल बनता है उसी साइड्स पर क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक। उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। समझ में आया? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की दो क्रोमोसोम की अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगी। होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों? क्योंकि 2 क्रोमोसोम आमने सामने के जब होते हैं तो उन्हें मिलाकर हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। और क्रॉसिंग ओवर से ही जो नोड्यूल्स बना उसी जगह से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल का हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर is also an enzyme mediated process and enzyme involved is called recombinase। और क्रॉसिंग ओवर में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है रिकॉम्बिनेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है इसमें। कौन सा एंजाइम? रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर लेड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम। और क्रॉसिंग ओवर के दौरान 2 क्रोमोसोम के बीच जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैचिटीन। और पैचिटीन के एंड में लास्ट तक रिकॉम्बिनेशन जो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होता है वो कंप्लीट हो जाता है, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक। अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो है डिप्लोटीन। The being of diplotin is recognized by the dissolution of synaptonemal complex and tendency of recombinant homologous chromosome of bivalent to separate from each other except the site of crossing over। जब डिप्लोटीन स्टार्ट होती है तो जो डिसोल्यूशन होता है, जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना पैचेटीन में, वो डिप्लोटीन में ख़त्म हो जाएगा। और जो टेंडेंसी है रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम में बाइवेलेंट, वो भी अलग अलग हो जाएंगे एक्सेप्ट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जहाँ पर जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी उसी जगह पर जुड़े रहेंगे, बाकी वहाँ से मतलब सेपरेट हो जाएंगे क्रोमोसोम, ठीक। These X-shaped structure are called chasmata। और जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई वहाँ पर एक्स शेप स्ट्रक्चर बना उसे हम कहते हैं चैस्मेटा कहते हैं, ठीक। इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। और जो oocyte होती है कुछ वर्टिब्रेट, मतलब जो डिप्लोटीन होती है वो oocyte स्टेज कुछ वर्टिब्रेट में ऐसे होते हैं। वर्टिब्रेट जैसे कोई भी वर्टिब्रेट्स है उसकी oocyte स्टेज होती है जो oogoनियम या अब पढ़ना फाइनल स्टेज ऑफ माइटोटिक प्रोफेज फर्स्ट की। अब फाइनल स्टेज पर आ गए अपने, बाकी वो स्टेज पढ़ना थी वो पढ़ ली। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट इज डाइकाइनेसिस। जो फाइनल स्टेज है वो मियोटिक प्रोफेज की वो सिर्फ डाइकाइनेसिस रहेगी, बाकी जो पढ़ ली लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैचेटीन, डाइकाइनेस और डिप्लोटीन ये सारी पढ़ ली। अब डाइकाइनेसिस ये लास्ट फेज है प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस की, ठीक। दिस इज मार्क्ड बाई टर्मिलाइजेशन ऑफ चैस्मेटा। और इसके अंदर क्या बनता है? टर्मिलाइजेशन जो चैस्मेटा बनता है डिप्लोटीन में, वो इसमें टर्मिलाइजेशन हो जाता है, ठीक। कौन सी फेज में? डाइकाइनेसिस में। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस
and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation। और इस स्टेज के दौरान क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं और मियोटिक जो स्पिंडल होती है वो असेंबल टू प्रेपर होमोलोगस क्रोमोसोम के सेपरेशन के लिए तैयार हो जाती है। ठीक, बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस, और डाइकाइनेसिस के एंड में लास्ट में न्यूक्लियर डिसअपियर एंड न्यूक्लियर इन्वेलप आल्सो ब्रेक डाउन। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर वो ख़त्म हो जाता है और जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है वो भी ब्रेक डाउन हो जाती है। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि डाइकाइनेसिस किसे रिप्रेजेंट करता है? ट्रांजिशन टू मेटाफेज को रिप्रेजेंट करता है डाइकाइनेसिस। ठीक, अब आती है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट आई, मियोसिस फर्स्ट की मेटाफेज फर्स्ट आई। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम एल्जिन ऑन द इक्वेटर प्लेट। फिगर 10.3 दे रखा, अभी फिगर भी देखेंगे। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोसाइड पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम होते हैं वो एक इक्वेटर प्लेट पर जाते हैं और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म बनाते हैं सेंट्रोसोम, और उससे निकलने वाले जो अपोजिट साइड पर स्पिंडल फाइबर होते हैं वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। ठीक, जैसे कि पहले भी बताया, ये कोई स्ट्रक्चर है ऐसे क्रोमोसोम का, और इसके बीच में ये सेंट्रोमियर है। ठीक, और जो यहाँ से जो निकलेंगे ये है काइनेटोकोर, और इससे स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच हो जाते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज एनाफेज की तरफ। ठीक, ये इसके कुछ डायग्राम लेवल है एनसीईआरटी में, ये भी देख लेते हैं। ये है प्रोफेज फर्स्ट, और ये है मेटाफेज फर्स्ट, ये है एनाफेज फर्स्ट, ये है टीलोफेज फर्स्ट। ठीक, प्रोफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम ऐसे कुछ दिखेंगे ये। ठीक, और जो मेटाफेज में इसमें एक इक्वेटर प्लेट पर आ जाते हैं क्रोमोसोम ऐसे। ठीक, और जो एनाफेज है इसमें सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाती है। ये पूरा एक क्रोमोसोम इस साइड में और ये इस साइड में, ये इस साइड में। ठीक, इसमें सेंट्रोमियर की मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है, सेंट्रोमियर की सेपरेशन नहीं होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनाफेज फर्स्ट में किसकी सेपरेशन होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर की लाइन है, होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है एनाफेज फर्स्ट में। बाकी एनाफेज सेकेंड, मियोसिस और माइटोसिस की एनाफेज फर्स्ट, उनमें होती है सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग। ठीक, और जो टीलोफेज है इसमें ये क्रोमोसोम ऐसे दो सेल बन गए डिवीजन के दौरान। ठीक, अब देखते हैं थ्योरी में। एनाफेज फर्स्ट, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होती है। ठीक, वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। जो सिस्टर क्रोमेटिड होती है वो सेंट्रोमियर से जुड़ी रहती है। ठीक, किसमें? एनाफेज फर्स्ट में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसमें ये क्रोमोसोम है कोई ऐसे, ये कोई क्रोमोसोम है ऐसे, इसकी ये एक सिस्टर क्रोमेटिड और ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे सेपरेट होता है। ठीक, और जो एनाफेज सेकेंड आएगी उसमें ऐसे ये क्रोमेटिड है और ये दूसरी क्रोमेटिड है, ये ऐसे सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग। ठीक, अब पढ़ते हैं टीलोफेज। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर, साइटोकाइनेस फॉलोड एंड दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियोलियस, वो दोबारा रीअपियर मतलब दोबारा बनने लगते हैं और एक डायड ऑफ सेल टू सेल बनती है, ठीक, टीलोफेज के अंदर। और प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी और न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस था, ये सभी डिसअपियर हुए थे, और टीलोफेज के अंदर ये रीअपियर होगा, ठीक। थ्रो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extent state of interphase nucleolus। मतलब कुछ केसेस, मतलब मैंने कुछ ऐसे केस हैं जिसमें क्रोमोसोम डू नॉट डिस्पर्सन, मतलब डिस्पर्सन नहीं होते हैं, और दे डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट पर इंटरफेज न्यूक्लियस की, ठीक। द स्टेज बिटवीन टू माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। और जो माइटोटिक मतलब मियोटिक डिवीजन के बीच की जो स्टेज है, इसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटरकाइनेसिस किसके बीच की है? मियोटिक डिवीजन के टू। जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है इंटरकाइनेसिस। देयर इज नो रेप्लिकेशन डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के दौरान डीएनए भी रेप्लिकेशन नहीं होता है। डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है। वो कौन सी स्टेज है? एस फेज। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रॉपर मतलब प्रोफेज सेकेंड। इंटरकाइनेसिस किसके बाद आती है? प्रोफेज सेकेंड के बाद आती है। मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज फर्स्ट। जो प्रोफेज सेकेंड होती है, प्रोफेज फर्स्ट से सिंपल होती है, ठीक। अब पढ़ते हैं मियोसिस सेकेंड। बिल्कुल माइटोसिस के सिमिलर है ये। जो माइटोसिस फर्स्ट है, इसकी प्रोफेज जो सेकेंड है, इसमें मियोसिस इज इनिशिएट इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद मियोसिस स्टार्ट होती है, यूजुअली बिफोर क्रोमोसोम है फुल्ली इलोंगेटेड। और इससे पहले ही क्रोमोसोम फुल्ली इलोंगेटेड होते हैं। और इन कंट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड रिसेंबल नॉर्मल माइटोसिस। और जो मियोसिस सेकेंड होती है माइटोसिस के समान होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड के लास्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर मतलब खत्म हो जाती है, दिखती नहीं। क्रोमोसोम अगेन बीकम कम्पैक्ट हो जाती है। और मेटाफेज सेकेंड एट दिस स्टेज में क्रोमोसोम अलाइन इक्वेटर एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म अपोसाइड पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक। मेटाफेज सेकेंड में जो क्रोमोसोम होते हैं इक्वेटर प्लेट पर जाते हैं, और जो इनकी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं फॉर्म बनाती हैं अपोसाइड पोल पर, और स्पिंडल अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर से। जो एनाफेज सेकेंड स्टार्ट हो जाती है साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम की एंड होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। जो सेंट्रोमियर टू सिस्टर क्रोमैटिड को पकड़े रहते हैं वो एनाफेज सेकेंड में स्प्लिटिंग हो जाती है, उनको अलग अलग हो जाते हैं। अलाउंग देम टू मूव टूवर्ड अपोसाइड ऑफ पोल सेल के बाय द सॉर्टिंग माइक्रोट्यूबुल अटैच टू काइनेटोकोर से, ठीक। ये कुछ मियोसिस सेकेंड की स्टेज दे रखी है। इसमें ये प्रोफेज सेकेंड है, इसमें ये टू सेल बन रही है, देख सकते हो। और मेटाफेज सेकेंड है, इसमें ये इक्वेटर पे जो क्रोमोसोम आ गए। और एनाफेज सेकेंड में जो सेंट्रोमियर है इसकी स्प्लिटिंग हो गई। ये पूरा क्रोमोसोम होगा एक, मतलब इसकी 4 आर्म्स होगी, तो 2 आर्म्स इधर आ गई और 2 आर्म्स इधर आ गई, ठीक। इसमें सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई है। और टीलोफेज के एंड में 4 सेल बन गई, ठीक। अब जो पढ़ना है टीलोफेज सेकेंड मियोसिस एंड विथ टीलोफेज सेकेंड इन विच 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम hence again get enclosed by the nuclear envelope। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर थी वो इसमें बन जाएगी। साइटोकाइनेसिस फॉलोड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राइड सेल। साइटोकाइनेसिस टेट्राइड सेल का रिजल्टेंट है और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनती हैं इसमें। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पेसिफिक
इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस है या मैकेनिज्म है जिसमें क्रोमोसोम नंबर कंजर्व रहता है, ठीक, और इसके ही द्वारा वेरिएशन होता है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इवन थ्रू द प्रोसेस पर पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर हाफ, और क्रोमोसोम नंबर का हाफ हो जाता है क्योंकि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है। इट आल्सो इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि ये मियोसिस के द्वारा ही रिकॉम्बिनेशन होता है, इसलिए जेनेटिक वेरिएबिलिटी मतलब जेनेटिक जो जनरेशन होती है उसमें भिन्नता होती है। वेरिएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। वेरिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एवोल्यूशन की, ठीक। अब यहाँ से अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है, और चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, ठीक। ओके बाय।